अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे दूर दूर से कमेंट्स दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, मुझे सराह रहे हैं, मुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। उन सब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे एक फॉलोअर बाबा जानी के नाम से उनके वालिद साहब का एक वॉइस नोट मुझे मिला, जो मैंने 2-3 दफ़ा सुना। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उनको उसी तरीके से वॉइस नोट करके उनको जवाब भेज दूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैं कर नहीं सका, मैं लिख भी नहीं सका। तो मुनासिब समझा कि मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करूं। उनकी आवाज़ में जो दर्द था, जो कर्ब था, जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, वो दिल हिला देने के लिए काफ़ी है। एक गैरतमंद इंसान के लिए, एक इज़्ज़तदार इंसान के लिए, एक हसास इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी। कोई खूनी रिश्ता नहीं, कभी मिले नहीं, मगर उनका वॉइस नोट मेरे जैसे शख्स को, 6 फुट 2 इंच के आदमी को हिला देने के लिए काफ़ी था। उनकी आवाज़ में जो दर्द था, जो उसमें से दुआएं निकली मेरे लिए, मैं किसी सूरत भी उसको पे बैक नहीं कर सकता, सिवाय इस बात की कि मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी सारी दुआएं, इतनी मोहब्बत का इज़हार किया कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जो चला रहा हूँ अपनी वीडियो इसी बेस पे कि भाई ये भुट्टो और उसकी नस्ल के बारे में कुछ ट्वीट्स में पढ़ता हूँ जो बिलो दी बेल्ट होती है। अच्छा, जो बिलो दी बेल्ट होती हैं वो कोई अजनबी इंसान या कोई मतलब ये बिलो दी बेल्ट ट्वीट्स उन्हीं की आती हैं जो सारी ज़िंदगी बिलो दी बेल्ट ही रहे, गुलामाना सोच। ये मैंने या 22 करोड़ की आवाम में से किसी ने नहीं कहा था कि फर्जंद जरदारी के वो पार्लियामेंट में जो है वो बिलावल को गाली देते हैं और फर्जंद जरदारी कहते हैं। क्या कहें, नाम बता दो, कौम का जो मसला है उसको हल कर दो, नाम बताओ उसके बाप का ताकि उसको कहें, वरना बेटे के लिए तो बाप का नाम लेना, लेकिन बिलावल के लिए, आधे अधूरे के लिए जरदारी एक गाली बन गया है। कुछ तो बात होगी जिसकी पर्दादारी है। फिर वो एक शैला रजा पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, अल्लाह माफ करे, वो खड़ी हो जाती है, वो अपनी एक कहानी सुनाती है। जवाब तो बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास, शैला रजा आपके पर भी आऊंगा मैं। वक्त है, इससे पहले सुधर जाओ। बड़ी कहानियां सब सुनाऊंगा और छुपने वालों में से भी नहीं हूं। कल मैंने जिक्र किया था नूरियाबाद का। जरदारी ने कैसे कैसे काम किए और किन किन लोगों को अपने साथ मिलाया और कैसे कैसे लोगों ने उसकी मदद की। ये छोटे छोटे नौसरबाज होते हैं ना, आप किसी ट्रैवल एजेंसी में बैठे हुए, आपको पेमेंट आई, वहीं पे एक आदमी बैठा हुआ होगा जो कहे मैं आपके तस्वीरें सीधी कर दूं कायद आज़म की। वो आपके सामने सीधे करता है और उसमें से 1 लाख रुपए की गड्डी में से 10-12 हज़ार रुपये निकाल लेता है। इस किस्म के नौसरबाज हैं ये।
लोगों को जाली सिक्के दिखाना सोने के, एक्सक्यूज मी, उनको डील करना, उनको फिर मजीद माल देने के लिए बुलाना, उनको लूट लेना या उनको उठा लेना, क्योंकि लाजमियात उनकी माली हैसियत होती है। ये सारे काम शुरू किए, एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो नूरियाबाद को आबाद किया गया, इसमें जिन लोगों को शामिल किया गया वो लोग थे मटकू पलारी, उनके बेटे रमज़ान पलारी और सालार पलारी। ये लोगों को लेके जाते, वहां बंद करते, मारते, पीटते, पैसे लेते और अपने आका को देते। जो लोग भी कराची से वाकिफ हैं, ये बैरिया एरिया से पहले 80 के दहाई में जब ये वहाँ पे नूरियाबाद बन रहा था उस वक्त खौफ था। सुपर हाईवे पे जाना एक खौफ था, हैदराबाद तक जाना एक मौत थी लोगों के लिए। जिन लोगों ने वह इंडस्ट्रियां लगाई, बुलाएं उनको, पूछे उनसे क्या उनकी इंडस्ट्रियां चली, क्या उन्होंने कमाया, और जिन्होंने कमाया वो उनके साथ मिले तो कमाया। कितने लोग उठे, पल्लरियों ने उठाए, सब के सब अगवा हुए, उनमें से कुछ मार दिए गए, जो बच गए वो अपनी जमा पूंजी दे के उन्होंने जान छुड़ाई। ये है आपके जरदारी के कारनामे, जिसको आप लोग कहते हैं कि वो खानदानी है। कितना खानदानी है आप देख लो। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले थे मसूद साहब, कराची के रहने वालों को याद होगा बेनज़ीर का जब पहला दौर आया था तो कराची के सीव्यू पे एक जहाज फंस गया था आगे। वो जहाज फंस गया था, बाद में जिस वो उन्हीं का था। पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दिए थे। उन्होंने सोचा दुनिया भर में समंदर का सफ़र जो है वो होता है और बड़ा एक्साइटमेंट होती है, उसमें लोग जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे उस दौर में हमारे पास दो जो जहाज़ हुआ करते थे समंदरी, एक तो सफ़ीना आबिद था, उसका दूसरे का नाम मुझे याद नहीं, जिसमें लोग हज में जाया करते थे, सस्ता पड़ता था। उन्होंने ओवरक्राफ्ट मंगाए और कहा कि ये मैं सर्विस शुरू करता हूँ यहाँ से सऊदी अरब के लिए, हाजियों के लिए, उम्रे के लिए और दुबई के लिए। एक टूरिज़्म भी खुल जाएगा। और उस वक्त उन्होंने 800 रुपये किराया रखा था। सारी फिजिबिलिटी तैयार, हर चीज़ तैयार और अच्छा प्रोजेक्ट था। लाजमी बात, आदमी सोचेगा ना कि इसमें हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है। समंदर तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, सिर्फ परमिशन चाहिए कि लोगों को लेके जाओ, लेकर और उसकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हो वो पूरी हो, बाकी तो सब खैर है। उसमें खाना पीना सब शामिल था। मीटिंग हुई इनके साथ, उन लोगों को, मसूद साहब की इनके साथ मीटिंग हुई। अल्लाह ने जितने पैसे उन्होंने मांगे सिर्फ परमिशन देने के, कोई बहुत ही बड़ा अहमक का बच्चा होगा जो देगा। जी भाड़ में गया सारा काम। मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी बीवी बच्चों को, कारोबार को, सबको बर्बाद कर दूं, तुमको पैसा दे दूं और उस काम ने फिर क्या चलना है जिसमें हराम शामिल हो जाए। वो नहीं हुआ, वो चले गए वापस। सोचता हूँ कभी तो मेरे दिमाग की रगें फटने लगती हैं कि कोई काम ऐसा है जिसमें जरदारी ने टांग ना अड़ाई हो या बेनज़ीर ने टांग नहीं अड़ाई हो। सारे के सारे काम जो मैं अक्सर ट्वीट पे लिखता हूं ना कि कब्रें बेचने वाले लोग हैं ये, कब्रों में से, मुर्दों में से कफन उतारने वाले लोग हैं ये, कोठे आबाद करने वाले लोग हैं ये। मैं सही कहता हूं।
अब जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बच्चों के साथ माजरत, लेकिन बताना जरूरी है। आपने अक्सर वीडियो देखी होंगी शर्जील मेमन की और बहुत सारे लोगों की, नाच रहे हैं, लड़कियां हैं, शराब की बोतलें गिलास सर पे रखे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू हुआ सिंध से, कराची से, और अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। मुजरे कराना कारोबार कैसे हुआ ये मैं बताता हूं। मुजरे कराना, बेहतरीन रक्कासा, कोई टीवी की मॉडल हो जिसके पीछे लोग आशिक हों, पागल हों, जो ऑटोग्राफ भी नहीं देती हो, उसको बुला लेना, उससे जाके पैकेज डील करना। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं जोर दे रहा हूं, पैकेज डील। पैकेज डील में क्या होता है? एयर ट्रैवलिंग, पिक एंड ड्रॉप, आपकी रिहाइश, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल जो भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, उनमें खाना पीना एक रात के लिए, द रेस्ट इज योर्स। कितने पैसे लोगी? उतने घंटों का जितने घंटे मुजरा होगा। पैकेज डील है ये। कितने पैसे लोगी? उसने कहा जी मैं 10 लाख रुपए लूंगी इन सारे खर्चों के अलावा। उन्होंने कहा डन, ये लो 50% एडवांस, फला दिन की फ्लाइट है, इस वक्त तुमको बंदा आके ले आएगा और होटल में ले जाके तुमको रख लिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, जो नाल के पैसे होंगे, जो मुजरे पे लोग पैसे फेंकते हैं नाल, उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। वो हमारे आदमी होंगे वहां पे, तुम्हारे आदमी के साथ उठाओ, पिछले कमरे में लाके फेंक दो, वो हमारा है। हाँ, मुजरे के बाद तुम किसके साथ जाती हो, किसके साथ क्या डील करती हो तुम्हारा, लेकिन उस नाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वो कहती ठीक है 10 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, मैंने कौन सा वो करना है। अरेंज किया जाता मुजरा, हो गया। अब दावतें किनको दी जा रही हैं? टॉप के बिजनेसमैनों को, पॉलिटिशियंस को। बिजनेसमैन वो जिनकी आपस में लगती हो। देखिए ब्रेन, देखें इनका शैतानी दिमाग, जिन कारोबारी हजरात की आपस में लगती है, खुन्नस है, एक दूसरे के खून के प्यासे, उनको बुलाया जाता है। अब वो जिसने बुलाया वो खुद भी बड़ा आदमी है, वो हंसे मजाक में कह देता यार 100 की गड्डियां मत लाना, उससे बड़ी हूं, ठीक है। आ जाते हैं लोग, बिठा दिया जाता है। बिठाने वालों को पता होता है किधर किधर किसको बिठाना है। सबके आगे एक एक बोतल विस्की की, जो भी उनको पीना वो रख देते हैं। बाहर बारबेक्यू लगा हुआ है, मुलाजिम खड़े हुए हैं, असला बरदार भी खड़े हुए हैं, पुलिस की मोबाइल भी बाहर खड़ी हुई है। साहब लोगों को डिस्टर्ब ना करें, नेक काम हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा। पुलिस की मोबाइल, पूरा बंदोबस्त। ये आम बिजनेसमैन तो कर नहीं सकता, ये पॉलिटिशियन ही कर सकता है। बर्फ, पानी, सब कुछ, मुजरा शुरू हो जाता है। बीच में एक आध बंदा इनका अपना भी होता है, जो एकदम 1 लाख रुपए फेंकता है, फिर दूसरा बिजनेसमैन फेंकता है, फिर तीसरा, फिर आपस में जो जिनकी आपस में लगी है, वो एक ने 5 लाख रुपए गड्डी फेंकी, दूसरे ने भी 5 लाख और साथ में 1 लाख, मतलब ये सिलसिला चलता है। वो नशे में भी होते हैं, पी रहे हैं, पिला रहे हैं, चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस लड़की को 5 लाख रुपए दे दिए, उसका खर्चा हो गया, अब से उसको 5 लाख रुपए दे दें। सबने पेट भर गया, खाना खा लिया, मुजरा ख़त्म हो गया। लाज़मी बात है 3-4 बजे सब थक गए, घर जाना है, बीवियों को शक्ल दिखानी, नेक काम करके आ रहे हैं। वो घर जाके ही कहते हैं ना कि आई एम वेरी टायर्ड, विल टॉक टू यू टुमारो। बीवी को कह दिया, वो भी मासूम फरिश्ती सो जाती है, कहती ठीक है, मेरा मियाँ बहुत थक गया है इंडस्ट्री चला के। उस लड़की को 5 लाख रुपए और दिए जाते हैं, गाड़ी में बिठाया जाता है और उसको कहा जाओ, बेच दिया जाता है उसको। अब अंदर पैसों की गिनती होती है, तो आप समझ लीजिए 10 लाख उस लड़की को दिए,
खर्चा वर्चा मिला के आप समझ लिए 12 लाख रुपए हो गए। 5 लाख रुपए का खाना पीना दारू शारू लगा लें, 8 लाख रुपए लगा लें, मेक इट राउंड फिगर, 20 लाख रुपए खर्चा हो गए। अंदर नाल जो उठी है वो 50-55 लाख रुपए की पड़ी है। हैट्स ऑफ, सैल्यूट। ये एक ऐसा बिजनेस हो गया जो अब बहुत जगह चलने लगा, हर जगह है। पुलिस खराब नहीं है, ये खराब करते हैं। कैसे? उनको बाहर लाके बिठाते हैं, उनको भी फिर कुछ दिया जाता है। अब मिनिस्टर ने बुलाया है, कैसे इनकार करेंगे? उसके नीचे आता है, अंदर मीटिंग हो रही है साहब लोगों की, भले शोरों में हो रही। ये है वो पाकिस्तान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ने खुद और उसकी औलाद ने बनाया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा मशहूर था कि वो कैसे किन लोगों से कह के मुजरा कराता था। उसके लिए उसने हाइसेंस वालों को पकड़ा था, रफ़ी मुनीर मरहूम को, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पता नहीं उनके छोटे भाई भी जिंदा हैं या मर गए या कुछ मालूम नहीं, मुलाकात हुई। समी मुनीर बर्बाद कर दिया उन लोगों को इसी चक्कर में। भुट्टो साहब बड़े शौकीन थे मुजरों के, कि उनकी औलादे आप देख रहे सारे के सारे। ये वीडियो जो अपलोड होती हैं, जो आप वीडियोस पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, गलत नहीं है, ये सही है। वो शर्जील मेमन की वीडियो देखी थी आपने, जो लंदन के किसी क्लब से बाहर निकला था, चला नहीं जा रहा था, उसको माँ बहन की गालियाँ पड़ रही थी, मुस्कुरा के देख, क्योंकि वहाँ उंगली नहीं लगा सकते ना, वहाँ गार्ड भी नहीं रख सकते। यहाँ तो इनका हराम का पैसा है, यहाँ रखते हैं। आप लोग इनको वोट देते हैं, आप लोग, आपके पैसे का क्या इस्तेमाल होता है वो भी देखिए। आज ट्विटर पे किसी साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि प्यार मोहब्बत से समझाएं। ये प्यार मोहब्बत से समझने वाले लोग नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, इनका सोशल बैकआउट कीजिए, थप्पड़ मत मारिए, लेकिन जलील जरूर कीजिए हर महफिल में, जमीन तंग कीजिए इनके लिए। हुकूमत तो अपना काम करेगी, अदलिया भी करेगी और कर रही है, एजेंसियां भी कर रही हैं और करती हैं। हर चीज का इल्जाम पुलिस पर मत डालिए, पुलिस को आपने खराब किया है, वरना ये भी हमारे ही बच्चे हैं, हम में से निकल के गए। वो आपका काम नहीं करेगा, सस्पेंड हो जाएगा, लाइन हाजिर हो जाएगा, क्वार्टर गार्ड हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा कोई भी इल्जाम लगा के। तो खराब आपने किया है। सोशल बाइकआउट से मतलब यह होता है कि अगर आप किसी पार्क में जॉगिंग क्लब में वॉक कर रहे हैं और सामने से वो आते हुए नजर आ गए, तो उनको जुमला जरूर कसिए, ये देखो जा रहे हैं हराम खाने वाले। 2 दिन बाद वो पार्क में नहीं आएगा। रेस्टोरेंट में कहीं बैठे हैं, देख रहे हैं, तो आप रेस्टोरेंट छोड़ दीजिए कि नहीं हम मकरू लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं और शादी ब्याह में वहाँ हो, वहाँ लिफाफा देखिए, बाहर आ जाइए, खाना मत खाइए उन लोगों के यहाँ। उनसे कहिए कि अगर आप इनको बुलाते हैं तो हमको क्यों बुलाते हैं, शरीफ लोगों को, हम भी बाल बच्चेदार लोग हैं। इसको कहते हैं सोशल बाइकआउट। वो आपको करना है, मीडिया पे नहीं होगा। मीडिया पे तो बराबर में बिठा के उस चोर के बच्चे को कहते हैं आप कैसे भाई साहब, यानी जिसके खिलाफ केस चल रहा हो, जो बदनीयत जो जिनको जो डिफाइन हो गया हो कि यार ये नाअहल है, उनको इज्जत से अपने बराबर में बिठा के उनसे सवाल जवाब करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि इन सारे एंकरों क्या इन्हीं की जैसी औलाद पैदा हो, मुझे फख्र होगा। मेरी दुआ है ये अल्लाह ताला से, और आप लोग भी दिल खोल के आमीन कहें कि अगर कोई एंकर किसी बदकमाश इंसान को, फ्रॉडियो को, हराम कमाने वाले को, रिकग्नाइज चोर को बिठा के उससे इज्जत से बात करता है, तो वो भी इसी इज्जत का हकदार है और अल्लाह ताला उसको औलाद की शक्ल में ये पल दे। आमीन। कहां खड़े हम लोग?
कहाँ है हमारा सारे इक़दार, इखलाकियात, सब किधर चला गया? हमारे बचपन में हमारे जो दोस्त होते थे, हमारे माँ बाप उनको घर बुलाते थे, उनसे बातों बातों पूछते थे उनका बाप क्या करता है। ये होता था, अगर वो किसी का बाप किसी जगह क्लर्क है तो हम कोई नहीं कहते थे कि सब दोस्ती मत करना, लेकिन अगर कस्टम में है तो फिर समझाते थे। आखिर में इतना कुछ करने के बाद, अरबों खरबों कमाने के बाद, आखिर में सब मट्टी मट्टी हो जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ कुछ लेके, आपने भी मट्टी में मिल जाना है और दौलत ने भी। वो बदौलत फिर आप, बड़ी छोटी सी बात बताऊं मैं आपको कि हलाल कमाने और खाने वाले की औलाद को जब बाप गाड़ी देता है तो वो बेटा अपने बाप की गाड़ी को बड़ी एहतियात से, प्यार से चलाता है, इसके नीचे नहीं मारता, टायरों की आवाज़ नहीं निकालता। लेकिन आराम कमाने वालों के बच्चे नई नवेली गाड़ी को सिर्फ इसलिए लालिक चौक पे आग लगा देते हैं कि उसका कलर उसको नहीं पसंद आया, बाप ने उसको मजबूर किया कि तुम ये कलर ले लो। जो मैंने देखा, अपनी औलादों को इनके औलादों से दूर करें, सोशल बायकॉट करें, हर जगह करें। मैं करता हूं, आप भी करें। मैं अगर 70 साल की उम्र में, जिसकी हड्डियां भी कमजोर हैं, वो कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? ये कोरोना की वबा से पहले एक जगह दावत थी, मुझे बहुत इज्जत से बुलाया, अंदर गए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर लेके गए। सामने एक आदमी बैठा था, सारी महफिल ने देखा, सारी दावत, जितने मेहमान आए थे। मैंने कहा तुमने इसको बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया? आप क्या समझते हैं कि उन्होंने मुझे जाने दिया? नहीं, मैं जेन्युइन इज्जतदार आदमी था, मुझे नहीं जाने दिया। उन्होंने उन साहब से माजरत की और उनसे कहा जी आपको जाना पड़ेगा। ये डिफेंस फेज 5 की बात बता रहा हूं मैं आपको। हर ऐसे, देखो बुराई जो है ना बच्चों, बहुत आराम से फैलती है, उसमें बहुत मजा है, लुत्फ है, एक्साइटमेंट है, लेकिन नेकी करने के लिए थोड़ी सी हौसले की जरूरत होती है, तकलीफ होती है, होने दो। कल तुम अपने बच्चों के साथ, जैसे हमारे वालिदैन ने हमारे सामने बैठ के ये कहा, इस पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, और सही मानों में दी हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। कल तुम अपने बच्चों के सामने, मेरे बच्चों, बैठ के कहोगे आज जो पाकिस्तान तुम देख रहे हो, इसके लिए हमने बड़े कड़वे घूंट पिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हर हाथ मिलाने वाला मेरे बच्चों, हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। कभी उसको दोस्त भी मत समझो। दोस्त वो होगा जो तुमसे इख्तिलाफ भी रखे, तनकीद भी करे। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी ग्रुप फोटो ज़रूर बनी होंगी। आज बैठ के गौर से देखना बच्चों, उसमें एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, किसी भी ग्रुप फोटो में नहीं होगा। जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो ही तुम्हारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो तुम्हारी तस्वीरें बनाने में मसरूफ था, वो नहीं होगा। लेकिन आखिरी हिस्से में आज जब मैं ग्रुप फोटो देखता हूं तो मेरे साथ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन वो दोस्त मेरा है जो किसी तस्वीर में नहीं। मेरे बच्चों, अपने साथ साथ, अपने माँ बाप के साथ साथ अपने मुल्क से प्यार करो। ये है तो तुम लोग हो, ये नहीं तो तुम लोग नहीं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं अपनी दुआओं में याद रखें। कल इंशाअल्लाह फिर हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।